सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आज आप जो सीखने वाले हैं, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। सी, आप कहीं पर भी अपना पैसा डालने वाले हैं, अपना हार्ड अर्न मनी डालने वाले हैं, तो आप क्या बिना सोचे समझे पैसा डाल दोगे? क्या देखने की जरूरत होती है, क्या एनालाइज करने की जरूरत होती है, और उसके लिए आपको आज क्या सीखने की जरूरत है? हम बेसिकली उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, एंड दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। सी, बेसिकली जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। हम अभी आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर टेक्निकल एनालिसिस को भी इन डेप्थ सीखने वाले हैं, पर अभी हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरीके से किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करो। अब फंडामेंटल एनालिसिस का शॉर्ट में बताऊं क्या मतलब होता है, इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करते। सबसे पहले मुझे देखना है कि भाई जो भी मैं चीज खरीद रहा हूं, क्या वो मुझे सस्ते में मिल रही है या महंगे में मिल रही है। इसका मतलब क्या होता है, वॉरेन बफे बोलते हैं कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। लोग आपको कंफ्यूज करेंगे बड़े बड़े टर्म्स बोल के। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर लोग आपको गाइड करेंगे कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आपको बहुत टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए बस आपको इतना समझने की जरूरत है कि मैं जो भी बाय कर रहा हूं, मैं जो भी स्टॉक बाय कर रहा हूं, वो उस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर बाय कर रहा हूं या नीचे बाय कर रहा हूं। देखो, दो चीजें होती है, एक होती है वैल्यू और एक होती है प्राइस। प्राइस वो है जो आप देते हो और वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। एंड इट इज नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट। सी, मैं ओवरऑल बिजनेस की बात करता हूं। आप कहीं पर भी किसी भी चीज के लिए पैसा देते हो, चाहे आज वो गाड़ी हो या अपना हेयर कट आप करवाते हो। आपने हेयर कट के लिए पैसा दिया और आपको उसके बदले में वैल्यू मिली। अब आपको ये देखना, वैल्यू उस हिसाब से मिली नहीं मिली। किसी ने आपसे 50 रुपए हेयर कट के चार्ज करे और उसने आपको मजा दे दिया। उसने हेयर कट के बाद आपकी फ्री में मसाज भी करी, बाल काटने से पहले शैम्पू भी किया, आपको लगा यार वैल्यू बहुत अच्छी दी है, और 50 रुपए तो कुछ भी नहीं है। और किसी ने आपसे 500 रुपए लिए हेयर कट के और उसने आपको सेटिस्फाई भी नहीं किया, आपको मजा भी नहीं आया और हेयर कट भी बेकार हुआ। अब आप बोलोगे वैल्यू नहीं मिली। तो अब ये तो हुआ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल वैल्यू का। पर जब आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, अभी हम स्टॉक की बात करें, एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं गोल्ड खरीदने जा रहा हूं। अब आपको गोल्ड में क्या पता लगता है कि मैं गोल्ड खरीद रहा हूं, मेरे पास एक प्रीशियस मेटल आ रहा है, आज वो मान लीजिए 50,000 का भाव है उसका 10 ग्राम का, तो आप 50,000 रुपए देके आज गोल्ड लेकर आ रहे हो। अब आपको कैसे पता आपने खरीदा महंगा या सस्ता खरीदा है? सी, यू डू नॉट नो। आपने प्राइस दिया, आपको वैल्यू मिली, आपको गोल्ड मिल गया। एक चीज यहां पर ये है कि क्योंकि आपको ये पता है कि गोल्ड का तो यार यूनिवर्सल वैल्यू सेम है। आजकल में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट डेफिनेटली कर सकता है, बट अगर मैंने आज 50,000 का खरीदा है तो वो 50,000 का बिक भी सकता है। स्टॉक के केस में भी ये है। पर कभी कभी हम क्या करते हैं, अब ये गोल्ड की जगह मैं रियल एस्टेट पे आ जाता हूं। अब आपको समझ आएगा, आपने एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की खरीदी, अब वो 1 करोड़ की है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा? गोल्ड तो सबके पास सेम है, किसी भी ज्वेलर के पास जाओगे एक ही रेट देगा कोई भी। बट यहां पे जैसे ही आप आ जाते हो रियल एस्टेट खरीदने, चीजें बदल कैसे जाती हैं। एक प्रॉपर्टी आप 1 करोड़ की ले रहे हो, अब आप कहेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आप कहोगे लोकेशन मैटर करती है, उसके बाद आप कहोगे मान लीजिए आप कोई फ्लैट ले रहे हैं तो उसके भैया कंस्ट्रक्शन किस तरीके की हुई है वो मैटर करती है, उसका एरिया मैटर करता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो ये बहुत सारी चीजें जो मैटर करती हैं, वो बहुत सारी चीजों की एनालिसिस आप करते हो और उसके बाद आप खरीदते हो। तो आपको ये पता लगता है कि मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं तो उसके बदले में मुझे वैल्यू क्या मिल रही है। और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, सब कुछ देखने के बाद फिर आप पीयर कंपैरिजन करते हो। पीयर कंपैरिजन क्या होता है, और ये हम स्टॉक मार्केट में भी करने वाले हैं। पीयर कंपैरिजन क्या है कि भैया 1 करोड़ का फ्लैट यहां पे मिल रहा है और 1 करोड़ का फ्लैट 1 किलोमीटर दूर मिल रहा है, बट यार ये वाला फ्लैट ज्यादा अच्छा है, इसका साइज भी बड़ा है, इसमें 1 BHK मेरे को ज्यादा भी मिल रहा है, वो 3 BHK है। मान लीजिए आपको लगता है यार 4 BHK मिल रहा है मुझे तो, और यहाँ पे यार इसकी जो फेसिंग है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, इसकी लोकेशन भी बेटर है, मार्केट भी पास है, स्कूल भी पास है, आपका हॉस्पिटल भी पास है, ये थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी पास है। सो अब आपने बहुत सारे फैक्टर ऐड कर दिए और उसके बाद आपको ये क्या दिखता है, मैंने एक पीयर कंपैरिजन किया कि ये बेटर है। अब आप क्या करते हो, थोड़ा सा और सर्च करते हो, आपको पता लगता है एक और फ्लैट है वो 95 लाख में मिल रहा है और वो बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग में है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे यार 95 वाला बेटर है। अब ये आप कैसे पहुंचे कंक्लूजन पे, क्योंकि आपने कोई ना कोई एनालिसिस करी है। स्टॉक मार्केट में भी एक राइट कंक्लूजन पे पहुंचना जरूरी है कि हम 1 रुपया भी दे रहे हैं ना,
वो हमारा फालतू का नहीं आया हुआ, हमने मेहनत से कमाया है। तो हम राइट इन्वेस्टमेंट करें। और वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आप सब कमेंट्स में लिख के बताओगे। वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जब आप किसी भी स्टॉक को, किसी भी एसेट को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है, उससे कम भाव में खरीद लेते हो। अब आपको एक झटके में, एक क्लिक में पता लग जाएगा। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप एक सेकंड में चेक कर लोगे कि प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा में मिल रहा है, कम में मिल रहा है, और ये होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट 1 है कि हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करें। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 आ जाता है यार, चीज तो ऊपर में मिल रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर में मिल रही है, तब भी उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। अब आपको लगेगा यार इंट्रिंसिक वैल्यू से तो कम प्राइस आ ही नहीं रहा, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? अब मार्केट के अंदर कुछ रेशियोज होते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू आप आज खुद से शायद निकालने जाएंगे, आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसीलिए मैंने आपको बोला मैं आपको एक क्लिक में बता दूंगा कि आपको कैसे चेक करना है। ये तो आपको पता लग ही जाएगा अब कि प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा पे है, कम पे है। कम पे है तो मेरे लिए सबसे पहला चेकलिस्ट है कि डन, मैं इसे खरीदना चाहूंगा। अब आ जाते हैं रेशियो एनालिसिस। अब रेशियोज कैसे बनते हैं? रेशियो देखो, मैं ना कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। पहली बात तो मेरा कोई बैकग्राउंड है नहीं फाइनेंस से, और मैथमेटिक्स मुझे स्कूल में बहुत कम समझ आती थी, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग को ऑप्ट नहीं किया। ऑल्दो पढ़ाई करी, बट मुझे समझ आया यार ये नंबर्स मेरे दिमाग से ऊपर की चीज है। क्यों? क्योंकि मुझे सिंपल चीजें समझ आती हैं। सिंपल, कोई मेरे से सिंपलिसिटी से बात करेगा ना, मुझे समझ आएगा। तो यहां पे सिंपल चीजें समझनी है। रेशियोज बोल के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। आपको 3 रेशियोज हाईली इंपॉर्टेंट है चेक करने। अब वो 3 रेशियोज क्या हैं? सबसे पहले पीई रेशियो। आपको पीई रेशियो को समझना है। ये पीई रेशियो लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, मैं आपको इतना आसान बना दूंगा, इसको अभी समझा दूंगा क्या होता है। पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा रेशियो होता है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। और एक तीसरा रेशियो आपको जो देखना है वो है डेट टू इक्विटी। ये 3 रेशियो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बहुत सारे और रेशियोज हैं, बट एक बेसिक एनालिसिस के लिए ये तो मुझे चेक करना ही है। और एक रेशियो अगर मैं इसमें ऐड और कर दूं आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, तो वो होगा मेरे लिए करंट रेशियो। अब मैं आपको अभी समझा दूंगा, पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं ये क्या होते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में भी समझा दूंगा। तो पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग, मतलब जो आज मैं प्राइस दे रहा हूं उसके हिसाब से कंपनी कमा क्या रही है। हो सकता है वो प्राइस जो आज मैं पे कर रहा हूं वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, मतलब वैल्यू कम है बट प्राइस ज्यादा है, बट कंपनी कुछ ऐसा कर रही है कि उसकी अर्निंग बढ़ती जा रही है, और या फिर आने वाले टाइम में उसकी अर्निंग बढ़ने वाली है, क्योंकि शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट फ्यूचर। आई एम टेलिंग यू, लोग कभी भी करंट मार्केट सिचुएशन को देख के इन्वेस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। अब अगर आपको ऐसा लगता है, मार्केट को ऐसा लगता है, तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट ज्यादा पीई देगा। ज्यादा पीई क्या देगा? मतलब प्राइस उसका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है कि अर्निंग बहुत ज्यादा हो सकती है। अब देखो, पी का मतलब है प्राइस अपॉन अर्निंग। मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर इसे हटा दूंगा क्योंकि बहुत कुछ और भी लिखना बाकी है। तो आज अर्निंग कम है और प्राइस ज्यादा है। एग्जांपल के लिए आपको अर्निंग के लिए अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा, बट मैं इसे शॉर्ट में बता रहा हूं। मान लीजिए एक शेयर पे कंपनी कमा 10 रही है और उसका प्राइस 100 है, तो पी आ जाएगा 10 का, ठीक है। बट अगर प्राइस हो गया 1000, अब मार्केट ज्यादा पी देता है, कई शेयर्स को देता है, आप टेस्ला को देख लो, अडानी को देख लो, तो ज्यादा पीई देता है मार्केट, क्योंकि लगता है फ्यूचर में अर्निंग बढ़ सकती है। तो आज आपको दिखेगा यार पीई तो हो गया 100 का, बट अगर कल को अर्निंग बढ़ गई, अर्निंग ही 100 की हो गई, तो कल को ये 100 की जगह 10 का रह जाएगा पीई। तो प्राइस आज मार्केट ज्यादा दे सकती है किसी भी स्टॉक को, सो दिस इज प्राइस टू अर्निंग। बट अब होता क्या है, अगर आपको दिख रहा है प्राइस आपको दिख रहा है 100 का है और अर्निंग पर शेयर है आपका 100 का, पी आ रहा है 10 का, तो इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट में यार आप कहोगे बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बताओ। देसी लैंग्वेज में मतलब यह है कि अगर आप किसी भी कंपनी को पैसा दे रहे हो, अगर आप किसी भी शेयर को खरीद रहे हो, मतलब आप कंपनी को पैसा दे रहे हो और उसका पी 10 का है, तो आप 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपए दे रहे हो। इसका मतलब ये होता है आज आप 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपए दे रहे हो सकता है आपको लगे यार कल को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है आपका, क्योंकि कंपनी की अर्निंग अगर बढ़ गई तो पी और कम हो जाएगा, हो सकता है कंपनी का पी 5 का रह जाए। बट अगर आज आपको दिखता है पीई है 100 का, तो आप देसी लैंग्वेज में मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि यार आप 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपए दे रहे हो, इसका मतलब ये हुआ। तो पी जितना कम होगा उतना अच्छा है। ऐसे ही होता है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू।
अब एक तो हुई कंपनी की अर्निंग, अर्निंग बहुत अच्छी है। देखो हर बिजनेस का फोकस क्या होता है, अर्निंग, बट एक होती है बुक वैल्यू। कंपनी के पास है क्या, उसकी वैल्यू क्या है, उसके पास है क्या। आज अगर कंपनी को बेचना भी पड़ जाए तो उस टाइम पे आपको क्या मिलने वाला है, तो मैं आपको बता रहा हूं, पीबी रेशियो भी जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। इसका मतलब यह है कि अगर उसकी बुक वैल्यू, एग्जांपल के लिए बुक वैल्यू पर शेयर 100 आ रही है और प्राइस भी 100 का है, तो आपका पीबी रेशियो 1 का आ जाएगा। 1 का पीबी रेशियो, 2 का पीबी रेशियो अच्छा माना जाता है। जितना ज्यादा होगा, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जो मार्केट है वो ज्यादा पीबी रेशियो दे रहा है, प्राइस ज्यादा हो चुका है बट बुक वैल्यू नहीं है इतनी। ऐसी कई कंपनीज हो सकती है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। ऐसी कई कंपनीज हो सकती है जिनकी बुक वैल्यू बहुत ज्यादा ना हो। आईटी कंपनीज के साथ ऐसा होता है, बुक वैल्यू ज्यादा नहीं है बट प्राइस ज्यादा है, तो उसके अंदर और भी फैक्टर्स आ जाते हैं। तीसरा होता है डेट टू इक्विटी। अब डेट का मतलब आप सबको पता होगा, लोन, उधार। अब देखो ऐसा है, लोग कहते हैं डेट टू इक्विटी, इसे समझो। डेट टू इक्विटी मतलब कि डेट ऊपर और इक्विटी नीचे। अब कंपनी दो तरीके से पैसा उठाती है, एक होती है तो वो लोन लेके उठा ले या वो शेयर्स बेच के उठा ले। अरे शेयर्स बेच के भी उसने पैसा उठाया हुआ है। डेट टू इक्विटी इज नॉट ऑलवेज बैड। क्यों? क्योंकि अगर मुझे मार्केट से पैसा चाहिए एक्सपेंशन के लिए, आज मेरे पास 2 फैक्ट्री थी, मुझे लगानी है 5 फैक्ट्री, और मुझे पता है 5 फैक्ट्री लगा के ना बहुत बढ़िया काम हो सकता है किसी नई चीज में। मान लो आप कहते हो ईवी के अंदर कोई कंपनी आज 2 फैक्ट्रीज है, उसके बैटरी बना रही है, कल को उसे 5 फैक्ट्री लगानी है। अब पैसा तो है नहीं, तो उसके पास 2 इलाज है, या तो शेयर्स बेच के पैसा आ जाए या फिर लोन लिया जाए। क्या लेना सही है? आप कहोगे ये तो डिपेंड करता है, बट ये डिपेंड ये करता है कि हमेशा डेट सस्ता मिलता है, लोन हमेशा चीप होता है, इक्विटी देना महंगा होता है। स्टार्टिंग में आजकल देख लो आप, स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, हर किसी को इक्विटी के बदले में पैसा मिल जाए, फंडिंग मिल जाए, फंडिंग मिल जाए। बेसिकली स्टार्टिंग के अंदर लोन मिलेगा नहीं और इक्विटी के बदले में पैसा दे रहे हैं, तो क्या हुआ, आज आप देखिए जिन कंपनीज को बहुत ज्यादा भरोसा होता है ना अपने ऊपर, वो अपनी इक्विटीज जल्दी देती नहीं है। उन्हें पता है यार हम बढ़िया कर रहे हैं। एग्जाम्पल ज़ीरोधा, आप लोगों ने हो सकता है ज़ीरोधा पे अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया हो, तो ज़ीरोधा ने इक्विटी दी नहीं। अगर जरूरत होगी एक्सपेंशन की तो लोन ले लेंगे। तो ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, लोग कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए, मैं भी यही बोल रहा हूं कि कम होना चाहिए। कंपनी ने पहले इक्विटी देके पैसा लिया हुआ, फिर वो और अगर लोन लेती जा रही है तो वो थोड़ा सा गलत है। बट डेट लेना भी गलत नहीं है अगर डेट की रीपेइंग कैपेसिटी है। तो अगर डेट की रीपेइंग कैपेसिटी है कंपनी के पास, तो लोन लेना गलत नहीं, क्योंकि लोन सस्ता पड़ेगा। अगर आपने, एग्जांपल के लिए मैं ज़ीरोधा की बात कर रहा था, अगर आपने ज़ीरोधा पे अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप आज ही जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको ट्रेड करना है तो आपको एक डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। सो ज़ीरोधा इज अ मार्केट लीडर, यू कैन ओपन योर अकाउंट। अब यहाँ पर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात कर रहे थे, इसी पे आ जाते हैं। अब अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो आपको दिखता है 2 का है या 10 का है या 20 का है, तो इससे क्या पता लगता है? सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, इससे ये पता लगता है कि कंपनी ने 2 गुना लोन लिया हुआ है जितना उसने इक्विटी से पैसा उठाया हुआ है, तो लोन से डबल पैसा उठाया हुआ है। 10 है तो 10 गुना पैसा उठाया हुआ है। इक्विटी के कंपैरिजन में पैसा दोनों से उठाया हुआ है, पैसा दोनों से उठाया हुआ है, बट इक्विटी के कंपैरिजन में लोन ज्यादा लिया हुआ है कंपनी ने। बट लोन लेना इज नॉट ऑलवेज बैड, ये मैं आपको बता रहा हूं। रीपेइंग कैपेसिटी देखनी है, और उसके लिए जस्ट मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, वीडियो लंबी हो सकती है, बने रहो, क्योंकि जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, लोगों को ये सीखने में ना बहुत टाइम लग जाता है। आप 50 वीडियो देखोगे ना, तब जाके आपको ये सिंपल चीजें लोगों ने कॉम्प्लेक्स बनाई हुई हैं। लोगों को लगता है शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है यार। कोई मतलब बहुत पढ़ा लिखा इंसान होगा जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हुआ है, MBA किया हुआ है, फाइनेंस के अंदर है, सिर्फ वही इस चीजों को समझ सकता है। यही तो मिथ तोड़ना है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि मेरा खुद का बैकग्राउंड फाइनेंस से नहीं है, पर मैंने चीजों को जिस तरीके से खुद समझा ना, एक सिंपल लैंग्वेज में हर किसी को समझ आ सकता है, मेरा मानना है। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, आपको अच्छी लगे तो शेयर भी करना। सो डेट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए, ये हमारा आइडियल पॉइंट है। बट हम एक चेक और ऊपर लगाएंगे इसके ऊपर कि डेट कंपनी ने लिया हुआ है बट उसकी रीपेइंग कैपेसिटी क्या है, उसके लिए क्या करना है, आई जस्ट टेल यू। फाइनली करंट रेशियो। अब एक करंट रेशियो क्या है? वेल, अकाउंट्स में जो लोग हैं उन्हें सब पता ही है करंट रेशियो क्या होता है, जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूं। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आज का करंट हम बात कर रहे हैं, टोटल बात नहीं कर रहे, मतलब आज क्या, अभी हम करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। करंट एसेट मतलब जिससे तुरंत पैसा आ सकता है, या करंट लायबिलिटीज मतलब जो पैसा तुरंत देना कंपनी को। तो एसेट्स, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला होता है हमारा करंट रेशियो का।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी के पास मान लो 20 करोड़ के एसेट्स हैं और कंपनी की 10 करोड़ की लायबिलिटी है, तो करंट रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। 2 का रेशियो ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी कम है, एसेट ज्यादा है। तो अब करंट रेशियो भी जितना ज्यादा उतना बढ़िया। अब यहां पे पी रेशियो जितना हमारे लिए कम उतना बढ़िया, पीवी रेशियो जितना कम उतना बढ़िया, डेट टू इक्विटी रेशियो ऐसा बोलते हैं आइडियली कि कम हो तो ज्यादा बढ़िया है, तो ये भी मैं लिख देता हूं, बट मैंने आपको बताया इसके ऊपर एक और चेक है कि रीपेइंग कैपेसिटी क्या है, और फाइनली करंट रेशियो जितना ज्यादा उतना बढ़िया। तो ये 4 रेशियोज आपको समझना जरूरी है और इससे आपकी एक बेसिक रेशियो एनालिसिस हो गई। बट अभी भी फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, अभी हमने ये देखा हम सस्ते में खरीद रहे नहीं खरीद रहे, फिर कुछ रेशियोज देख के हमें समझ आया, अर्निंग समझ आ रही है, बुक वैल्यू समझ आ रही है, डेट समझ आ रहा है और कंपनी के एसेट्स अपॉन लायबिलिटीज समझ आ रही है। तो आपने काफी हद तक समझ लिया, बट अभी भी कुछ रहता है। अब क्या रहता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तीसरी चीज आपको फंडामेंटल एनालिसिस में जो समझना है वो है कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ना। अब आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, बैलेंस शीट को पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो समझ ही नहीं आएगा हमें। मैं कह रहा हूं आप ही को समझ आएगा, अभी आप ही बताओगे मुझे। हमें बेसिक चीजें समझनी है। देखो हर बिजनेस का मेन फोकस क्या होता है, वो होता है प्रॉफिट जनरेट करना। तो देखो 2 चीजें होती है, लोगों ने कॉम्प्लेक्स टर्म्स लिए, टॉप लाइन बॉटम लाइन, लोगों को नहीं समझ आता क्या है। अरे 2 चीजें हैं यार, माल जो बिक रहा है उसे सेल्स कहते हैं या रेवेन्यू आना कहते हैं, ये होती है टॉप लाइन, और जो बच रहा है सब कुछ के बाद वो होता है कंपनी का प्रॉफिट, इसे बॉटम लाइन कहते हैं। हमें क्या देखना है, कंपनी की सेल ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, हमें ये देखना है, और कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, नंबर 1। नंबर 2 हमें देखना है, अभी हमने एसेट्स अपॉन लायबिलिटीज की बात करी थी, पहले हमने करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज की बात करी थी, अब हम बात करेंगे कंपनी के टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज जो कंपनी की हैं वो ईयर ऑन ईयर उसमें क्या चेंज आ रहा है। एसेट हर साल बढ़ने चाहिए, लायबिलिटीज हर साल कम होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कंपनी बढ़िया कर रही है, सिंपल। तीसरी चीज, हर कंपनी के पास कैश होना चाहिए। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे पास कैश है नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर बड़ी कंपनीज के लिए। लिस्टेड कंपनीज हैं, पैसा उठाया हुआ है गया कहां, कहीं तो होगा ना, या तो एसेट्स में होगा, कंपनी ने अपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है तो उससे एसेट्स क्रिएट किए हुए हैं, एसेट्स में होगा पैसा, या फिर कंपनी में कैश भी तो होगा। कंपनी कितने कैश के साथ बैठी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे तीसरा कैश फ्लो चेक करना है कंपनी का, कैश फ्लो ईयर ऑन ईयर कैसा चल रहा है। अब देखो अगर कंपनी लगातार सेल बढ़ा रही है, प्रॉफिट बढ़ा रही है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, लायबिलिटीज कम हो रही हैं और कैश फ्लो बढ़ रहा है, बस इसे ही कहते हैं बैलेंस शीट चेक करना। आपको मुझसे सुन के लग रहा है मुश्किल चीजें नहीं है, ये इजी है यार, कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। अगर ये जितना इस स्क्रीन पर लिखा है इसके अलावा मैं कह रहा हूं ये कर लिया, 90% फंडामेंटल एनालिसिस आपने कर ली, इसके बाद जो बची हुई 10% है वो एक्सपर्ट्स को करने दो। एक्सपर्टीज आपको भी आ जाएगी, किसी भी फील्ड में 5 साल देने हैं और आपको भी एक्सपर्टीज आ जाएगी। अब यही काम आप 5 साल तक करते रहोगे, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आपने ये सब चेक कर लिया 90% टाइम आप गलत नहीं हो सकते, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज। इसके साथ साथ हम डेफिनेटली टेक्निकल्स को ऐड करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ फंडामेंटल्स देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ टेक्निकल्स देखते हैं। मैं कहता हूं जब दोनों अगर हम सीख सकते हैं तो दोनों को समझ के इन्वेस्ट करेंगे। आपको क्या लगता है, अगर टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं कि और टेक्निकल एनालिसिस से बढ़िया कुछ है ही नहीं, कहते हैं ना भाई, कहते हैं प्राइस भगवान है। जब प्राइस भगवान है वो प्राइस को देखते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल हाथ जोड़ के जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो भाई, हम सीख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। और जो फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं वो कह रहे हैं यार फंडामेंटल्स देखो और सिर्फ इसे देख के इन्वेस्ट करो, आज क्या प्राइस पे हो रहा है फ्लक्चुएशन हमें नहीं देखना। मैं कहता हूं आप दोनों देखो, जब दोनों सीखने के लिए अवेलेबल है तो सीख लो ना भाई, और जब समझ आ जाएगी तो आप फंडामेंटल्स भी देखोगे और चार्ट भी देखोगे और राइट इन्वेस्टमेंट करोगे। गेटिंग इट? चलो अब ये हमने देखा, बट यार इसकी एनालिसिस करने के लिए क्या करें, इसके लिए आपको एक स्क्रीनर चाहिए होगा, बहुत सारे स्क्रीनर अवेलेबल हैं। सो मैं टिकरटेप यूज करता हूं, मैं अभी यहां पर खोलूंगा टिकरटेप एंड आई विल शो यू एग्जैक्टली, जैसे मैंने बोला था ना 1 सेकंड में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पता लग जाएगा, या मेरे लिए स्क्रीनर ने पहले ही काम कर दिया। सो हमारे पास स्क्रीनर आ गया,
यहाँ पे मैं टिकर टेप यूज कर रहा हूँ, आप भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। सो अब स्क्रीनर्स हमारी हेल्प क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे टिकर टेप पे जाएंगे, स्क्रीनर पे आपको स्टॉक स्क्रीनर दिखेगा, आपने खोला हुआ है, मैंने यहाँ पे खोला हुआ ऑलरेडी। अभी इसे कैसे यूज करना है, इसके अंदर हमने रेशियो एनालिसिस भी करनी है, फिर बैलेंस शीट भी चेक करनी है, ये सब अभी हम करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल रिलायंस, सब रिलायंस का नाम सुनते हैं, अंबानी साहब का सब नाम सुनते हैं, तो एक बार अंबानी साहब की कंपनी को हम देख लेते हैं भाई, है ना। तो अब यहाँ पर मैंने बोला था 1 सेकंड में पता लग जाएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है प्राइस है नीचे है। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैंने यहाँ पे आपके लिए टिकर टेप पे स्क्रीनर पे आके मैंने यहाँ पे खोल दिया, और यहाँ पे आपको चेकलिस्ट में, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में सबसे पहले दिखता है कि जो करंट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। तो मेरे लिए कॉम्प्लेक्स चीज आसान हो गई, मुझे 1 सेकंड में पता लग गया यार जो प्राइस है ना वो वैल्यू से ज्यादा है। ओके, वैल्यू से ज्यादा है। मुझे और भी सारी चीजें दिख रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट जो बेसिक चीजें हैं हम स्टेप बाय स्टेप उन्हीं पे बात करेंगे। तो जो मेरा यहां पर एक पॉइंट था जो मुझे 1 सेकंड में चेक करना था, पहला चेकलिस्ट, जिस भी शेयर में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं मुझे चाहिए कि मैं इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे खरीद रहा हूं। अब मैं ये काम एक स्क्रीनर के थ्रू बहुत आसानी से कर सकता हूं। तो अब आप किसी भी स्टॉक में इंटरेस्टेड हो, अभी मैं आगे बढ़ूंगा किसी भी स्टॉक के लिए, आप कोई भी स्टॉक का नाम सर्च कर सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप कहते हो जी मुझे इंटरेस्ट है आईटीसी में, सो हम यहाँ पे आईटीसी खोल देंगे। आज यहाँ पे आपको आईटीसी दिख रहा है कि भैया इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, अभी ये 250 के नीचे जब ट्रेड कर रहा था तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा था। तो क्योंकि मैं रेगुलरली देखता रहता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आज आपको दिख रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा पे है। आप कब खरीद सकते हो इसे, यहाँ पे मेरा पहला चेकलिस्ट है प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे हो। तो मैंने आईटीसी खरीदा हुआ है 200 से भी कम के भाव में, 200 से भी कम के भाव में मैंने आईटीसी खरीदा हुआ, क्योंकि मेरी पहली चेकलिस्ट पे ये सबसे पहले, अभी मैं आगे की बात नहीं कर रहा और करूंगा सारी बातें, बट पहली चेकलिस्ट पे ओके था। अब क्योंकि मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे खरीदा हुआ है, पिछले 1 साल में देख सकते हो आईटीसी का ग्राफ ऊपर गया है। सो आप देख सकते हैं कुछ टाइम पहले 200 के आसपास का रेट था। सो अब 200 से भी पहले अगर किसी ने खरीदा हुआ है तो उसे एक अच्छी रैली का फायदा मिला। अब ये चेक करना कि ये प्राइस, आपको कैसे पता लगेगा कि ये स्टॉक भागेगा, कैसे पता लगेगा, हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। अब फंडामेंटल एनालिसिस में नंबर 1 पॉइंट है कि प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। अगर आप कहते हो कि मुझे आज आईटीसी खरीदना है, आप खरीद सकते हो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट मेरा चेकलिस्ट है, आप अपना चेकलिस्ट बना सकते हो। मेरा चेकलिस्ट है कि यार मैं उस स्टॉक को तब खरीदता हूं जब वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे हो। दिस इज पॉइंट नंबर 1 फॉर मी, कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम खरीद रहा हूं तो भैया वैल्यू इन्वेस्टिंग तो मैंने कर दी है। एग्जांपल ले लेते हैं भाई, मैं कई सारी कंपनीज को सर्च करता हूं, तो मैं कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता, ना मैं देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए ये कंपनी ले लेते हैं। सो इस कंपनी का प्राइस आपको दिख रहा है एसएमसी ग्लोबल का 78.5 है। अब यहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखो मेरी, तो मैं सबसे पहले कहता हूं इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर हो। अगर ये है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। सो मेरा यार आप देखो सिर्फ 3 पैरामीटर्स थे फंडामेंटल एनालिसिस में, एक हो गया, एक पे टिक लग गया। अब भाई साहब दूसरी चीज है, अब ये रेशियो एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम। अब ये रेशियो एनालिसिस क्या होती है, मैंने बोला सिर्फ 4 रेशियो देखने हैं, एक पी रेशियो देख लो, एक पीबी देख लो, एक डेट टू इक्विटी देख लो, एक करंट देख लो। आज वो देख ही लेते हैं क्योंकि देखना बहुत जरूरी है। अब आप खुद से कर रहे हो फंडामेंटल एनालिसिस, बस मेरे साथ कर रहे हो, और किसी भी कंपनी के लिए कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है तो जरूर करना, क्योंकि जब लगाया था तब फंडामेंटल एनालिसिस करी नहीं थी। आज नुकसान हो सकता हो रहा हो, तो और ज्यादा ना हो सकता है ठीक टाइम हो बाहर निकलने का, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर दूसरी चीज देखते हैं, थोड़ा सा मैं यहां पर नीचे करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, तो यहां पे कुछ दिख रहा है मुझे पी रेशियो दिख रहा है 4.74 का। ओके, ये ज्यादा है कम है, इंडस्ट्री वाइज डिपेंड करता है। अभी मैं पीयर कंपैरिजन भी करूंगा, बट यस ज्यादातर लोग आपको ये बोलेंगे कि अगर किसी भी कंपनी का पी 20 से नीचे होता है तो जनरली अच्छा होता है। आज मैं, आप समझिए, पैसा लगा रहा हूं, तो ये जो मैं पी रेशियो देख के पैसा लगा रहा हूं, मुझे दिख रहा है 20 से कम का है, तो मेरे लिए अभी एक राइट टिक है। पीवी रेशियो मैंने आपको बताया, ये भी जितना कम हो उतना बढ़िया होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू ज्यादा है, प्राइस कम है। अच्छा, कई लोगों का सवाल आएगा कि सर हमें किसी कंपनी का पी रेशियो नेगेटिव में दिख रहा है। एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, फिर हम इसी स्टॉक की दोबारा एनालिसिस कर लेंगे। एग्जांपल जोमेटो पे आ जाओ, तो मैं जोमेटो पे आ गया,
ओके, पी रेशियो के लिए इनसफिशिएंट डाटा है, बट आपको दिखता है पी रेशियो -42 है। अभी माइनस का मतलब क्या है? देखो, माइनस का मतलब यह है प्राइस तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो प्राइस तो मुझे दिख रहा है 62 रुपए का है, बट अर्निंग नेगेटिव में हो सकती है। तो अगर मैं यहीं पे इसकी एनालिसिस करूं, सो अगर मैं फाइनेंशियल्स में जाऊंगा, अभी हम बैलेंस शीट की बात कर रहे थे, तो अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही, नेट इनकम देख रहे हो आप माइनस में दिख रही है, अगर नेट इनकम कंपनी की आपको दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उसका पी रेशियो नेगेटिव में आएगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें समझानी जरूरी है। पी रेशियो नेगेटिव में हो सकता है, पी बी रेशियो नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो बुक वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। बुक वैल्यू 3 की है, अब ये ज्यादा है कम है आप बताएंगे। वैसे आपको समझ आ रहा है कि पी बी रेशियो के हिसाब से देखें तो 3 का बुक वैल्यू गलत नहीं है, ठीक है, ये गलत नहीं है। तो बुक वैल्यू है कंपनी के पास, प्राइस आज 3 गुना ज्यादा है उसकी बुक वैल्यू से, ये अलग बात है, तो वो मार्केट देता है। अब कुछ और समझ रहे हैं, यहाँ पे सेक्टर पी -165 का है, अब कोई बोले कि 42 का गलत है, सही है, सो अभी हमें काफ़ी कुछ करना है। बेसिकली यार प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में पैसा लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सो एक अभी हम एनालिसिस कर ही रहे थे आपके साथ, एक सेकेंड, कुछ और खोल लिया हमने, सो जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो मैं शेयर की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब मुझे कैसे पता लगेगा, ये मैंने बोला 20 से कम होता है बढ़िया होता है, तो मैं यार एक पीयर पी देखना चाहता हूं, उस सेक्टर का पी क्या है। यहां पे आपको सेक्टर का पी भी दिख रहा है 20 है, सॉरी पी दिख रहा है 20 है, 20 का पी सेक्टर का है। ये कंपनी अभी क्या बिजनेस में है, ये एक एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस की बात होगी। जो मैंने बोला 10% चीजें रह गई हैं, वो 10% में क्या आता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक इंपॉर्टेंट ये आता है, मैं बता देता हूं, वो आप लिख लो, नोट्स बना लो। सारा तो मुझे भी नहीं पता, मैं आपको क्लियर बोल सकता हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस जितनी चीजें मुझे समझ आती है मैं आपको वो बता सकता हूँ। आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले उस कंपनी का बिजनेस क्या है, उस बिजनेस की एक्चुअल में मार्केट में नीड है भी नहीं है। फिर आपको उस बिजनेस का फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखना होता है कि फ्यूचर में वो बिजनेस कैसा करेगा। एग्जांपल, आप कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हो, तो आज वो बिजनेस क्या कर रही है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, आपको समझ आ रहा है, तो गवर्नमेंट की कंपनी कोल इंडिया की बात कर रहे हैं हम, आज उनका बिजनेस कोल के ऊपर डिपेंड करता है, बट आने वाले टाइम में लोग रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं। तो एक अभी उसकी भी एनालिसिस मैं करने वाला हूं, तो मुझे फ्यूचर भी देखना है। अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड की बात करोगे, अडानी ग्रीन का शेयर भाग रहा है क्योंकि लोगों को दिख रहा है फ्यूचर है, टेस्ला का शेयर भाग रहा है क्योंकि लोगों को लगता है फ्यूचर है। तो बिजनेस क्या है, उसकी जरूरत कितनी है, भाई गाड़ी बनाती है टेस्ला, गाड़ी तो मारुति भी बनाती है, बट टेस्ला बहुत ज्यादा हाइप्ड क्यों है, क्योंकि फ्यूचर आपको देखना जरूरी होता है। ये कुछ चीजें आपको देखनी है। दूसरा, वो कंपनी जो भी कर रही है उसकी उस बिजनेस के अंदर मोनोपोली है या नहीं है। अगर कोई भी कंपनी बिजनेस कर रही है उसकी मोनोपोली है, एग्जाम्पल आईआरसीटीसी की बात करो, दूसरा कौन है भाई मार्केट में। अगर हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, रेल की बात कर रहे हैं, तो इस बिजनेस के अंदर इंडिया के अंदर आईआरसीटीसी और कोई है ही नहीं, तो ये मोनोपोली बिजनेसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो मोनोपोली बिजनेसेस को डेफिनेटली एडवांटेज मिलती है। तीसरी चीज क्या देखनी होती है, कॉम्पिटिटर्स। भाई ऐसा ना हो कि कंपनी का जो कॉम्पिटिटर हो ना वो इतना तगड़ा हो, इतना तगड़ा हो, देखो जिसकी मोनोपोली है वो तो सबसे तगड़ा है, बट अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में उसमें कॉम्पिटिटर्स हैं और सामने वाली कंपनी इतनी तगड़ी है कि यार इसे टिकने नहीं देगी। एक एग्जांपल देता हूं, ये कैसे आप देखोगे, एक कंपनी का आपको यहाँ पे मार्केट कैप देखना होता है और दूसरा आपको क्या देखना होता है, सेल्स रेवेन्यू क्या आ रहा है। एक कंपनी का सेल्स और कैश फ्लो, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा है एक कंपनी का सेल्स आ रही है 200 करोड़ रुपए की, और एक कंपनी जिसमें आप पैसा लगा रहे हो उसका 20 करोड़ है। अब बाकी सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही, जो पहले भी बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। और एग्जांपल के लिए इस कंपनी के पास 1000 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है और उसके बाद 15 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। तो होता क्या है, जिस कंपनी के पास सेल ज्यादा आ रही है उसके पास नेटवर्क ज्यादा होता है, उसके कनेक्शन ज्यादा होते हैं। इंडिया के अंदर वैसे अब इसे आप समझ लेना खुद ही, पॉलिटिकल सपोर्ट नाम की भी एक चीज होती है। तो जिस बिजनेस के साथ अगर थोड़ा सा ऐसा हो गया तो शेयर्स भागते हैं। ठीक है, ये आगे की एनालिसिस है। आपको देखना है जो बिजनेस चल रहा है उसे कौन सी पार्टी के साथ थोड़ा सा कनेक्शन है, तो आप समझ रहे होंगे। ऐसे ग्रुप ऑफ शेयर्स भी है जो बहुत तेजी से भाग रहे हैं, बट इसे हम सब इनडायरेक्टली रख सकते हैं, डायरेक्टली हम बात नहीं कर सकते। बट यस, पॉलिटिकल सपोर्ट इट इज नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो अगर कोई भी बिजनेस ऐसा है जिसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी पॉलिटिकल सपोर्ट है, उस शेयर के भागने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर एक कंपनी का 15 करोड़ अकाउंट में पड़ा हुआ है, एक के पास 1000 करोड़ अकाउंट में पड़ा हुआ है,
तो अगर वो बिजनेस करने निकलेंगे तो 1000 करोड़ वाला ना 15 करोड़ वाले को कुचल देगा, खत्म कर देगा। तो ये भी देखना जरूरी होता है। बट क्योंकि आप बिगनर हो सकता है ज़्यादातर लोग बिगनर हो, तो आप बस इतना देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे, आप 10 में से 8 बार अच्छी कंपनीज ही चूज करने वाले हो, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं अगेन, मुझे फर्क नहीं पड़ता यार मेरी वीडियो लेंदी बनती है, हो सकता है बहुत लिमिटेड लोग इन वीडियोस को देखें, पर मुझे इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है, जो लिमिटेड लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं ना, उनको वैल्यू मिलनी चाहिए। उनको ऐसा ना लगे यार हम एक वीडियो देखने भी आए थे और टाइम वेस्ट हो गया। उनको ये होना चाहिए यार चाहे 1 घंटे की वीडियो थी पुष्कर की, बट हमें सीखने को मिला। कई सारी वीडियोस हो सकती हैं ऐसी कि जिसमें आप गए और आपको लगे यार मैंने इतना टाइम भी दिया और मजा नहीं आया। तो मेरी वीडियो कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, मैं कोई कॉमेडी नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, आपका पैसा पहले तो बचेगा और फिर बनेगा भी, और बचाना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। वॉरेन बफे का पहला रूल है प्रोटेक्ट योर कैपिटल। तो अब यहाँ पर मैं जो एनालिसिस कर रहा था मैं उसे कंटिन्यू करता हूँ। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यार पी रेशियो 4.74 का है, पीबी रेशियो भी ठीक है 0.89 का है, डिविडेंड यील्ड। अब ये क्या होती है, देखिए अभी यहाँ पर ना अगर आपको समझना है ये सब चीजें, मैंने एक तो रेशियो एनालिसिस के लिए एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी टाइम लगाया हुआ है, तो शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि ये क्रैश कोर्स के अंदर आप अभी हैं और आपको बैक टू बैक वैल्यूएबल वीडियोस मिलनी है। सो जो हाईली इंपॉर्टेंट है हम उसे डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो फिर बहुत कुछ है। तो डिविडेंड यील्ड का सिंपल सी मतलब है कि कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे डिविडेंड ज्यादा अच्छा होता है, डिपेंड करता है आप किस तरीके के पर्सन हो। देखो कंपनी ना 2 तरीके से यहाँ पर आपको, एक तो या तो डिविडेंड देगी, अगर वो डिविडेंड नहीं दे रही, एग्जांपल गूगल डिविडेंड नहीं देता, तो अगर गूगल डिविडेंड नहीं देता तो वो पैसे को रखता है क्योंकि उसे लगता है लोगों को पहले ही पता होता कि उनको हम पैसा दे रहे हैं वापस, उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट आता तो हमें क्यों पैसे देते, उन्होंने हमें दे दिया तो हम ही खुद ही इन्वेस्ट करके कंपनी को बड़ा कर देंगे। तो या तो कंपनी अपने पास ही पैसे रखती है कंपनी को बड़ा करने के लिए, उससे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाता है। और अगर आप बहुत सारी कंपनीज देखेंगे, आप ओएनजीसी देखेंगे, इंडियन ऑयल देखेंगे, उनका डिविडेंड आपको यील्ड बहुत ज्यादा देखेगा। कोल इंडिया की मैंने बात करी थी, तो कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड, हम कोल इंडिया की बात कर रहे थे तो मैं खोल ही देता हूँ क्योंकि एनालाइज तो आप कर ही रहे हैं। ये देखिए हमने कोल इंडिया की बात करी, अब ये वो 10% वाला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर है भाई। पीई 8.33 का है, इंडस्ट्री पीई 13 का है, कम है। पीबी रेशियो 3.30 का, मतलब प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा का है। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड बहुत अच्छा दे रही है कंपनी, 7.25% का है। बट मैं इन्वेस्ट करूं ना करूं, अब यहाँ पे आपका, अभी हम आगे की भी बात करेंगे, अभी बैलेंस शीट की भी बात करनी है, और भी चीजें हैं, पर इंपॉर्टेंट क्या था, पहले बिजनेस भी देखना है, वो बिजनेस कर क्या रही है, उसकी जरूरत कितनी है, आने वाले टाइम में फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है। ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है, बट आपको खुद देखना है, अदरवाइज आपको कोल इंडिया की बाकी के फाइनेंशियल ठीक ठाक लगने वाले हैं। तो यहां पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आप यहां पर समझ रहे हैं कि जो प्राइस है हो सकता है टेम्परेरी फेज में अभी ग्रो भी कर रहा हो, क्योंकि कंपनी आज के लिए, आज तो चल ही रहा ना सब कुछ, फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट इसी तरीके से अगर मैं कोई और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी की बात कर दूं तो उसका आपको शेयर प्राइस ना अलग लेवल पे भागता हुआ दिखेगा। सो एग्जांपल अडानी ग्रीन एनर्जी। अब आप यहां पे कहते हो इसे देखते हुए या इसे देखते हुए, ओके, सो प्राइस कहां पे 66 रुपीज था और इसने हाई जो मारा हुआ है वो आपको दिख रहा है भैया 3000 रुपए का मारा हुआ है। तो आपको दिख रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू से इस वक्त बहुत ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा, बस मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था। पी रेशियो देखिए 674 का है, 674, और इंडस्ट्री पी 27 का है। मार्केट बहुत ज्यादा पी भी दे सकता है किसी कंपनी को, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, पीबी रेशियो भी बहुत ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट आप तब शायद कर सकते थे जब प्राइस बहुत कम था, बट आज की डेट में तो आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी। बट मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनीज का शेयर प्राइस अलग लेवल पे भागता है। तो यहां पे आप समझ रहे हो, 27 रुपए से अगर कंपनी का प्राइस 2700 चला गया तो 100 गुना की ग्रोथ है। 1 लाख रुपए 1 करोड़ भी बनता है शेयर मार्केट में, ऐसे बनता है, बट संभल के। अगेन एक हम एनालिसिस कर रहे थे, मैं वहीं पे दोबारा आ जाता हूं क्योंकि आपको फाइनेंशियल्स भी दिखाने हैं। सो अब रेशियो एनालिसिस यू अंडरस्टूड, ऑलराइट। सो आपको रेशियो एनालिसिस समझ आ रही है यहाँ पे। अब रेशियो एनालिसिस के बाद हमें क्या देखना होता है,
अच्छा, यहाँ पे आपको टिकर टेप में स्पेशल फीचर्स मिलते हैं, कंपनी वाइज आपको फॉरकास्ट भी मिलती है, ठीक है। हमें बेसिकली अब यहाँ पे कुछ और चीज़ देखनी है। अब वो क्या देखनी है, देखो यहाँ पे अब आ गई हमारी, जो हमें समझना था, हमें कंपनी के फाइनेंशियल समझने थे। तो मैंने आपको बात करी थी, एक होती है टॉप लाइन, एक होती है बॉटम लाइन। टॉप लाइन का मतलब होता है सेल्स, रेवेन्यू क्या आ रहा है, कंपनी के पास आ क्या रहा है और बच क्या आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है और हाईली इंपॉर्टेंट है। अब कंपनी के पास ईयर ऑन ईयर हम देख रहे हैं 2019, 20, 21, 22 हमारे पास यहाँ पे डेटा है। तो जब मैं 2019, 20, 21, 22 की बात कर रहा हूँ, तो उससे 59 दिख रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा साइड किया आपके लिए। ओके, अब आप यहां पर देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे टोटल रेवेन्यू हमें ये देखना होता है, नंबर 1 कि ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। 2019 में ऑलमोस्ट 750 करोड़, 759, 784, फिर 908, 1100 और अभी तक आपको दिख रहा है 1140। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ रहा है, गुड, थम्स अप। नेट इनकम, नेट इनकम इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव में होना इंपॉर्टेंट है, फ्लक्चुएट कर सकती है, उसके बहुत सारे और रीजंस हो सकते हैं, बट अभी कंपनी की इनकम ओवरऑल बढ़नी चाहिए, कम से कम 3 साल में तो मुझे ग्रोथ दिखनी चाहिए। तो अब 2019 में 74 करोड़, 23 करोड़, 104 करोड़, 174 करोड़, 152 करोड़। तो ये समझ आ रहा है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है। ओके, कोई भी हल्की कंपनी, बेकार कंपनी, पेनी स्टॉक आपको 1 साल 2 साल में हो सकता है आपको दिखे कुछ है, उसके बाद वो एकदम से डूबता हुआ दिख रहा है। मुझे चाहिए कंसिस्टेंसी भाई, आप लगातार क्या कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। सो ये एक एग्जांपल है, अगेन कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद से एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करना है। सो एक चीज जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी यहां पर, जो मुझे बैलेंस शीट को स्टडी करना है, सेल्स और प्रॉफिट कंपनी का सही है या नहीं है। ओके भाई, ओके रिपोर्ट है, पी रेशियो ओके, पीबी रेशियो ओके। अभी डेट टू इक्विटी और करंट रेशियो भी चेक कर लेते हैं 1 मिनट। इनफैक्ट एक कंपनी की बात नहीं है, आपको लगता है निफ्टी 500 की मैं बात करता हूं, आप किसी भी कंपनी का सबसे पहले ये बेसिक जो रेशियोज है ना, ये आप स्टॉक स्क्रीनर पर जाकर देख सकते हो। यहाँ पे जब आप स्टॉक्स यूनिवर्स में जाओगे, आपको निफ्टी 50 दिख रहा है, निफ्टी मिड कैप 100 दिख रहा है, निफ्टी 100 दिखता है। आप निफ्टी 500 के अंदर भी अगर आप देखना चाहते हो, मैंने यहाँ पे निफ्टी 500 सेलेक्ट किया हुआ है, सो आप यहाँ पे फिल्टर डाल लो। आपको मैंने बोला कि हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए, हमें एक डेट टू इक्विटी चाहिए, मैंने लिया हुआ है डेट टू इक्विटी ऑलरेडी, और मुझे एक चाहिए होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मैंने आपको बोला था कि कंपनी की पावर क्या है इंटरेस्ट पे करने के लिए। देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमने लिया हुआ है, और एक मुझे चाहिए था करंट रेशियो, तो करंट रेशियो भी लिया हुआ है। अब करंट रेशियो मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा उतना बढ़िया। सो अब एग्जाम्पल के लिए मुझे यहां पर देखना है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। अब देखिए यहाँ पर ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जहां पे डेट बहुत ज्यादा है और इक्विटी के कंपैरिजन में डेट बहुत ज्यादा है। सो डेट टू इक्विटी आपको यहां पर दिख रहा है, एग्जांपल शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड की हम बात करते हैं, आपको पता होगा शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो यहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 2700 से ऊपर का दिख रहा है, ऑलमोस्ट 2800 के आसपास। उसके बाद करंट रेशियो क्या देखना होता है कि लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट ज्यादा है। सो अगर एसेट ज्यादा होता तो 1 से ऊपर होता, अभी लाइबिलिटी ज्यादा है तो 0.77 दिख रहा है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी हमारा ज्यादा होना जरूरी है, यहाँ पे 0.53 का मतलब जितना इंटरेस्ट लिया हुआ है उसके हिसाब से इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ठीक नहीं है। और अगर मैं यहां पे एक छोटी सी एनालिसिस करना चाहूं, कोई भी स्टॉक आपके सामने खुला हुआ है, आपको बेसिक एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है। सो आपको दिख रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी प्राइस ज्यादा है, तो आप इस शेयर को नहीं खरीदोगे। देन बिजनेस देखना, फ्यूचर देखना, मोनोपोली देखनी, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, मैंने आपको ये बता दिया। अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल्स पे। ओके, एक एग्जाम्पल इसी कंपनी की हम बात कर रहे थे। सो फाइनेंशियल्स में हमने एक चीज समझ ली थी, वो थी सेल्स एंड प्रॉफिट। उसके बाद इनकम में आ गई सेल्स एंड प्रॉफिट। अब बैलेंस शीट का जो दूसरा पार्ट था हमारा, वो था हमारा कि कंपनी के पास टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज कितनी है और उनका ईयर ऑन ईयर क्या चल रहा है। सो अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो यहां पे हम टोटल एसेट्स देख रहे हैं, हम ये एसएमसी के एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं। सो टोटल एसेट्स आपको दिख रहा है 2350 करोड़, 1800 करोड़, 2300 करोड़ और ऑलमोस्ट 2900 करोड़। सो ईयर ऑन ईयर ठीक है, मुझे ग्रोथ दिख रही है, कुछ ड्रास्टिकली कम नहीं है, बट लायबिलिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है। सो लायबिलिटीज यहां पर 1600 करोड़, फिर कम हुई 1900 करोड़, 1600 करोड़, 2000 करोड़। सो अब अगर आपको एक बेसिक चीज देखनी हो कि एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी ज्यादा है, सो आप एसेट्स कहेंगे 3000 करोड़ के हैं और 2000 करोड़ की लायबिलिटी है। लायबिलिटी अगर और कम हो जाती है कंपनी के लिए और अच्छा है। ये एनालिसिस है, अगेन
आपको खुद से चेक करना आप जिस भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो। सो फिलहाल के लिए अगेन अ ग्रीन लिस्ट, बिकॉज ग्रीन चेक है यहाँ पे, एसेट ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, बट अगर लाइबिलिटीज बढ़ गई तो एकदम से मेरे लिए क्रॉस लग जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऑल द टाइम चेक करना होता है। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, सी शेयर का प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, आप कुछ नहीं चेक करोगे, आपको चेक तब करना है जब आपको ये देखना है कि कम हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि होती है प्रमोटर की प्लेजिंग क्या है। अब ये प्लेजिंग क्या चीज आ गई? प्लेजिंग का मतलब होता है, देखो जो प्रमोटर्स होते हैं, मतलब प्रमोटर का मतलब क्या होता है, देखो कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं ये सब। अब हम क्या करते हैं, हम जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम अकेले होते हैं। किसी ने कोई मिठाई की दुकान खोली तो वो खुद चला रहा है ना, यहाँ पे टेक्निकल टर्म में उसे प्रमोटर बोल देते हैं। मतलब जिन्होंने कंपनी शुरू करी है वो प्रमोटर्स हैं, उनके पास इक्विटी होती है, उनको होल्डिंग्स होती है शेयर्स की। अगर वो चाहे तो अपने शेयर्स एकदम से बेच भी सकते हैं या उसके बदले में पैसा उठा सकते हैं। अच्छा, कोई शेयर के बदले में पैसा कब उठाएगा? जब उसे मार्केट से पैसा नहीं मिल रहा। सो ज्यादा प्रमोटर की जो शेयर्स हैं उनकी प्लेजिंग होना अच्छा नहीं होता। सो यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा, आप होल्डिंग्स पे जब जाओगे, आप ये स्क्रीनर पे बहुत आसानी से देख सकते हो कि जो प्रमोटर ने जो उसकी होल्डिंग्स हैं वो बढ़ रही है या कम हो रही है, और प्लेजिंग बढ़ रही है या कम हो रही है। इंपॉर्टेंट चीज, पिछले 6 महीने में प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है, मतलब प्रमोटर अपने ही शेयर खरीद रहा है। कोई बंदा अपने ही शेयर क्यों खरीदता है? क्योंकि अगर उसे लगेगा कि कंपनी में पोटेंशियल है, या इस वक्त ठीक है यार मैंने पहले शेयर्स दिए थे, अब मैं दोबारा अपने ही शेयर्स खरीद लेता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एडवांस हो रहा है अब ये फंडामेंटल एनालिसिस का एक लेवल ऊपर का वर्जन है, बट यस इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। और अगर प्लेजिंग बढ़ रही होती तो तुरंत रेड फ्लैग आ जाता मेरी तरफ से, बट प्लेजिंग कम हो रही है, प्रमोटर की होल्डिंग्स जो है, जो प्लेज्ड है वो इनसिग्निफिकेंट है लिखा हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए। पहली बात तो अभी इस कंपनी के अंदर, चलो एक और एडवांस लेवल पे जाते हैं। जैसे ही किसी भी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंटर करते हैं, उसका शेयर भागेगा, बहुत तेजी से भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि जब कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन आके पैसा डालता है, जनरली वो बड़ा पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड हाउस बड़ा पैसा डालते हैं, शेयर भागता है, और फिर दिखता है उन इस फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने या म्यूचुअल फंड हाउस ने इस शेयर में पैसा लगाया हुआ है, तो और लोग भी पैसा लगाते हैं। अगर आप किसी कंपनी का, ये अगेन एग्जांपल आपको खुद से एनालाइज करना है, ठीक है, 4000 से ऊपर आपको कंपनीज देखेंगे एनालाइज करने के लिए, खुद से एनालाइज करना है। अगर किसी शेयर के अंदर आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स नहीं घुसे हुए या फॉरेन इंस्टीट्यूशन नहीं घुसे हुए और बाकी सब कुछ सही दिख रहा है, बाकी सब कुछ सही दिखना इंपॉर्टेंट है। अगर बाकी सब कुछ बेकार दिख रहा है फिर तो ये तो बिल्कुल ही बेकार है, फिर तो वो घुसेंगे ही नहीं। बट आप ये देखो, अगर सब कुछ सही दिख रहा है और आज वो नहीं घुसे, तो आपने उस कंपनी को कब पिक किया है? जब सही समय था। अब एक चीज और देखनी होती है, जिसमें ऑलरेडी घुस जाए उसमें उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इसके अंदर सिर्फ 1% उनकी होल्डिंग है और वो लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे, विच इज वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है कम हो रही है? 62%, 62.35, 37, 62.95, 63.88 एंड देन 67.39। अभी आपको दिख रहा है कि ये कम नहीं हो रही, ग्रीन साइन होता है ये। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अभी नहीं घुसे हैं, म्यूचुअल फंड्स नहीं घुसे हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये भी हमने समझ लिया। आप डेफिनेटली पीयर कंपैरिजन जरूर कीजिए। वो कंपनी जो भी है, एग्जांपल इसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, आईसीआईसी सिक्योरिटीज है, आईएफएल फाइनेंस है, एंजल वन है। सो बेसिकली दे आर इनटू स्टॉक ब्रोकिंग। सो पी रेशियो बाकी कंपनीज का क्या है, इसका 4 का है, उसका 11 का, 11 का 21 का। पीबी रेशियो सबसे कम किसका है? डिविडेंड यील्ड भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको डिविडेंड में इंटरेस्ट है। एंड देन आपको ये भी देखना है कि उसका कंपैरिजन ऑफ प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक आज फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाया। अब आपने जो अभी एनालिसिस करी है, इसके अंदर एक चीज और रह गई थी, वो थी कैश फ्लो। सो अब हमें कैश फ्लो भी देखना है। देखो थोड़ा लंबा है यार, बट बियर विद मी, मैं चाहता हूं कि आपको समझ आए। सो अब इस कैश फ्लो में बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। नेट चेंज इन कैश है, आपको बेसिकली फ्री कैश फ्लो देखना होता है, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना है। तो यहां पे 2018 से ही देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। सो 2018 में फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास कम था, -245 करोड़, 164 करोड़।
फिर एकदम से आप देख सकते हो 800 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, फिर 400 करोड़ माइनस में दिख रहा है, फिर 129 दिख रहा है। बेसिकली जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। तो आज हमें दिख रहा है कंपनी के पास 129 करोड़ रुपीस का कैश इन हैंड है, ये कैश फ्लो है कंपनी के पास। अगर कैश फ्लो ये लगातार नेगेटिव जाएगा इट इज़ बैड, सो आई वुड से इट इज़ न्यूट्रल। तो मैं इसे कोई बहुत ज़्यादा ग्रीन चेकलिस्ट नहीं दूंगा, तो रेड भी नहीं दूंगा, बट इट इज़ न्यूट्रल। अगर ज़्यादा बढ़ेगा ये बहुत अच्छा है। सो आप यहाँ पे आपको बेसिक पैरामीटर समझ आ गए हैं। आई होप आपको एक बेसिक चीज़ समझ आ गई। अब आप किसी भी कंपनी में, आप स्टॉक यूनिवर्स पे आप जाके किसी भी कंपनी में सेम एनालिसिस कर सकते हो, वेदर इट इज़ भारती एयरटेल और अडानी और कोटक, वट एवर यू से। सो अगेन अगर आप कहते हो जी मुझे एयरटेल में पैसा लगाना है, इंट्रिंसिक वैल्यू से आपको लग रहा है कि ज़्यादा है प्राइस अभी, तो आपके लिए पहली चेकलिस्ट क्या हो जाती है, नहीं यार अभी नहीं, तो कुछ और देखते हैं, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड है ना। किसी के पास भी अनलिमिटेड कैपिटल नहीं है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं। अगर आपको, अब ये इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी टिप आती है ना कल को कि भाई मैं कह रहा हूं इन्वेस्ट कर दे, तो आप अपनी पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे फिर इन्वेस्ट करेंगे। बट अब एक और चीज़ है, आज आपने फंडामेंटल एनालिसिस सीख ली, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको 90% फंडामेंटल एनालिसिस आ गई है। अगर आप मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं, यू हैव अंडरस्टूड अबाउट 90% फंडामेंटल एनालिसिस इन दिस वीडियो। अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बताना, फिर कुछ रह गया होगा तो वो भी आपके लिए बनाएंगे। बट अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है फंडामेंटल एनालिसिस के साथ हम कंबाइन करने वाले हैं टेक्निकल्स को। आप और खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने वाले हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने टेक्निकल्स को ऐड किया, आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी और आपके प्रॉफिट्स और बढ़ेंगे, आपको रिटर्न्स और बेहतर आएंगे। अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए हम तो अपना टाइम दे रहे हैं, हमें आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है इसे शेयर ज़रूर करना। अगर आप शेयर करेंगे मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो को बनाने का। सो थैंक यू सो वेरी मच अपना प्यार देने के लिए। आपके जो भी सवाल है आप कमेंट्स में पूछिएगा। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, सो शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, आप ज़ीरोधा पे जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।